हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो धड़कन दिल्ली की। और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के दिल भारत मंडपम में, जहां चल रहा है वर्ल्ड बुक फेयर 2025। ये बुक फेयर 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आज यानी 9 फरवरी को इसका आखिरी दिन है। तो अगर आप अभी तक इस वर्ल्ड बुक फेयर को देखने नहीं आए हैं तो आज का दिन आपके लिए आखिरी मौका है। तो चलिए चलते हैं किताबों की अद्भुत दुनिया को देखने के लिए, जहां हर शब्द एक कहानी सुन। बच्चों का एक अलग महत्व है। किताबें ना सिर्फ बच्चों की कल्पना को पंख देती हैं, बल्कि उनकी एजुकेशन और उनके लर्निंग को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी देती हैं। इस वर्ल्ड बुक फेयर 2025 के हॉल नंबर 6 में बच्चों के लिए एक अलग पेविलियन बनाया गया है, जहां पर आप बच्चों की स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बुक्स देख सकते हैं। ये एक तरीका है, ये एक मौका है जिससे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जा सके। तो आइए हम भी चलते हैं। बुक फेयर में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेय शंकर झा है। श्रेय, यहाँ इतनी सारी बुक्स हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपको इतनी सारी बुक्स देखकर? बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मैं तो सारी बुक्स में मतलब खो सा गया था कि कौन सी बुक लूँ और कौन सी नहीं लूँ। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर फेरी टेल, स्केरी बुक्स, बहुत सारी बुक्स मैं देखने आई हूँ। अब मैं यहाँ पर हर ईयर आऊँगी। आज तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत सारी बुक्स देखी हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी और ये मतलब अच्छा है। और बहुत इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे लोगों से हम मिले, काफ़ी सारे दोस्त भी बने हमारे। हमें अच्छा लगा, यहाँ पे कई सारी बुक्स देखी हमको। I went to a shop and unfortunately that shopkeeper bhaiya gave me that periodic table chart. So this is very good experience for me and I found it very helpful and all the books are here. I searched Theodore Stilton books and all the parts of Theodore Stilton are available in this hall. So I found it very helpful and majestic. एक्चुअली सबको हर चीज़ बुक के बारे में पता नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पे देखी। जो मैं बुक्स देखने आया था उसके उसके मतलब वो बुक्स तो देखी उसके साथ बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी देखी। अभी बुक्स तो परचेज़ नहीं की है, मैंने कीचेन परचेज़ की हैं और मैं अभी
तो चलते चलते हम आ पहुँचे हैं वॉलनट पब्लिकेशन के स्टॉल पर। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस साल के इस बुक फेयर में वो कौन कौन सी हमारे लिए नई और कौन कौन सी इन्फॉर्मेटिव बुक्स लेकर आए हैं। तो मेरे साथ है सुभाश्री। तो पहले उनसे जानते हैं कि वॉलनट पब्लिकेशन है क्या और किस तरह की बुक्स पर इस साल आपने फोकस किया है। वॉलनट पब्लिकेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रीजनल लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारे जितने फेमस राइटर्स हैं जो कि फोकस उनका हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज पे ही रहा है, बट वॉलनट पब्लिकेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबली रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एंड उसे पब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। और जैसे कि मतलब आज के डेट में आप देखेंगे तो कितने नए राइटर्स हैं जिनके नाम फेमस हैं, बहुत कम जानते हैं हम, तो वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस पे पब्लिश करें, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें एंड मतलब वहाँ फेमस हो, तो वॉलनट पब्लिकेशन ज़्यादा फोकस उस पे करता है। तो इस साल अगर हम बात करते हैं तो आपने कौन कौन सी बुक्स या स्पेशल चीज़ों पे फोकस किया है। इस साल हम लोगों ने चिल्ड्रंस बुक को ऊपर फोकस किया हुआ है एंड स्टोरी बुक्स है, पोइट्री है एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी लेके है। एंड उसके साथ ही हम लोगों ने एकेडमिक बुक्स को भी प्रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे हर तरीके की सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है। बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी वो सब्जेक्ट्स भी हमारे यहाँ पे कवर हुए हैं एंड हम ग्लोबली भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी बुक्स को, जो कि ईजीली अवेलेबल होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस साल का ये जो बुक फेयर है इसमें जो रीडर्स हैं उनकी क्या चॉइसेस हैं, वो किस तरह की बुक्स को पढ़ना पसंद कर रहे हैं। मेनली अभी जो हमारे मतलब हमने देखा जितने रीडर्स आए थे, दे आर मोर फोकस्ड ऑन अपने रीजन के लैंग्वेजेस पे। दैट वाज द ब्रेक थ्रू हमें जहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ। लास्ट ईयर भी वही हुआ था, पीपल कम, दे नॉर्मली चूज़ एंड टेक द बुक्स जो कि उनके रीजनल लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमें भी ये रियलाइज़ हुआ कि हम रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस करना भूल गए हैं। तो दैट वाज द पॉइंट जब मतलब वी रियलाइज्ड कि रीजनल लैंग्वेजेस बुक्स आर मोर प्रेफरेबल देन मतलब इंग्लिश की बुक्स। तो अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो किस तरह की बुक्स पे आप फोकस करना चाहेंगे कि आप इस तरह की बुक्स, लोग जैसे आप आ रहे हैं आपके यहाँ, आप उनके व्यूज़ देख रहे हैं, तो फ्यूचर में किस तरह की बुक्स पर आप फोकस करना चाहते हैं। फ्यूचर में हम लोग चाहते हैं, जैसे कि रीजनल वाला बताया है, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे हर तरीके की सर्विसेज भी हम ऑफ़र करते हैं, जैसे कि एडिटिंग हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया या टाइपिंग का हो गया। कहीं पे ऑथर को दिक्कत आती है कि हमें कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या गलती है, उस चीज़ को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं और उसको पूरा पॉलिश करके उसको पब्लिश करने तक का एंड लोगों तक का पहुँचाने का जो प्लेटफॉर्म रहता है, वी आर प्रोवाइडिंग दैट। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स में बुक्स अवेलेबल रहती है। उसके साथ ही हम उसको ग्लोबली भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फीडबैक की अगर बात करते हैं तो वॉलनट पब्लिकेशन को किस तरह का फीडबैक मिल रहा है। हम वॉलनट पब्लिकेशन वी बिलीव, हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं हमारे ऑथर्स के साथ एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे ऑथर्स ही हमारे साथ इतने कनेक्टेड हैं। मतलब वही इतने हमें मोटिवेट करते हैं बिकॉज दे कम अगेन उनकी खुद की बुक्स के साथ, विच इज़ ट्रूली कि आप खुद उनको इतना सपोर्ट कर रहे हो कि वो फिर वापस आपके पास ही आ रहा है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वी गेट फ्रॉम द ऑथर्स। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ हैं धनपत सिंह धानिया जी, जिन्होंने ये बुक भी लिखी है और वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने विचार बताना चाहते हैं। मैं धनपत सिंह धानिया सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु नो दैट इंडस वैली लैंग्वेज। इसकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है और इसके टीवी पे भी प्रेजेंटेशन दे सकता है। मैं इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी का मेंबर भी हूँ। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी दिए हैं, बुक पब्लिश हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। हज़ारों साल से लोग बाग इसका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि इस भाषा को कोई जानने वाला हो। कोई जानने वाला नहीं था, इधर उधर के कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको बाइलिंगुअल से, बाइलिंगुअल का मतलब दो भाषा, जैसे रोसेटा स्टोन होता था, 3 लैंग्वेज से किया गया था, 2 लैंग्वेज को मैंने पैरेलल करके उसकी भाषा को डिसाइफर किया है और उस डिसाइफर में सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रूव हो चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जैसे कि सील एंड स्टैम्प्स 80% सील ऑफ स्टैम्प मिली है, उनमें रामा डायनेस्टी का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ऐसे ही जैसे धोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला है,
उसको कोई भी नहीं पढ़ पाया। मैंने पढ़ के भी दिखाया। चक्रधर चक्रवर्ती चक्रिन लिखा हुआ है, वहाँ राजा चक्रधर राज करता था, जिसको महाभारत में कृष्ण भी कहा जाता है। इसलिए ये जो आजकल ऐतिहासिक बनती हैं ना, वो सभी कुछ उसमें दिए हुए हैं। इवन संस्कृत में भी जैसे रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य में वो जो उसमें लिखा हुआ है सील एंड स्टेम्स में, वो यूं का यूं संस्कृत में रघुवंश महाकाव्य में यूं का यूं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बीच में गैप वगैरह की कोई बात नहीं थी। ऐतिहासिक संदर्भ तो यूं के यूं ही मिलते हैं। जब पूरा का पूरा रामायण उसमें मिल जाती है तो इसमें और क्या रह जाता है, और तो कुछ रह नहीं जाता। और फिर भी उसके बावजूद भी कई जगह जो भी खुदाई हुई है वहाँ सारे के सारे ऐतिहासिक संदर्भ जो संस्कृत में मिलते हैं वो उन सील एंड स्टम्प्स में यूं के यूं पाए गए हैं, और मैं उसको पढ़ने में कामयाब रहा हूँ। मैं सिर्फ वर्ड में मैं ही एक ऐसा इकलौता हूँ जो मैंने सिंधु घाटी से बैतक भाषा को डिसाइफर किया है और पूरे तरीके से कर चुका हूँ। उसका सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रूव हो चुका है। इस साल इस वर्ल्ड बुक फेयर में 50 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, और इस वर्ल्ड बुक फेयर की जो फोकस कंट्री रही वो है रूस, और जिसका थीम रहा रूस से आई किताबें, जहां आप रूस की साहित्य और संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। पुस्तक मेले में लेखक मंच और ऑथर कॉर्नर का एक खास आयोजन किया गया है, जहां साहित्य क्षेत्र के बड़े नाम अपनी क्रिएटिव जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस को हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। ये मौका है जहां आप अपने फेवरेट राइटर से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और साहित्य की इस अद्भुत दुनिया के और ज़्यादा करीब जा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष और उत्साह का क्षण है कि आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। ICCR के एकेडमिक विजिटर्स योजना के अंतर्गत मेरी भारत यात्रा 5 साल बाद के लंबे अरसे बाद
संभव हुई। साहित्य अकादमी का निमंत्रण पाकर इसको दिल खोलकर स्वीकार कर लिया। मैं ICCR तथा साहित्य अकादमी की आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों से कुंवर नारायण और पोलैंड, उनके विचारों और यादों में विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने का सुअवसर मिला है। वर्षा विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे आप देख सकते हैं, 1816 में हुई थी और ये पोलैंड में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और डिपेंडिंग ऑन द रैंकिंग पहले स्थान पर आता है। हम प्रतियोगिता करते हैं क्राकोव के जागिellonian यूनिवर्सिटी से, कभी वे पहले स्थान पर आते हैं, कभी हम, लेकिन अभी हम पहले स्थान पर हैं। अगर हम तुलना करें, ये इतना बड़ा नहीं है जैसा यहाँ के विश्वविद्यालय, लेकिन ये पोलैंड में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आप देख सकते हैं कितने लोग पढ़ाते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं आदि। और यूरोप के संदर्भ में ये बड़ा विश्वविद्यालय है। तो जैसे मैंने कहा, पहले स्थान पर आता है। यहाँ में मतलब ये एक पैनोरामा है जिसके एकदम बीच में विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक कैंपस है और बाईं तरफ हमारे संकाय की बिल्डिंग है जो प्राच्य विद्या संकाय है, और इसमें दक्षिण एशिया विभाग है जिसमें हिंदी की पढ़ाई भी चल रही है। काफ़ी अहम है कि हम 4EU+ का एक अंश ही है। 4 इसलिए कि शुरू में 4 विश्वविद्यालय थे। चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग में, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, सोरबोन यूनिवर्सिटी इन पेरिस और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन प्लस, क्योंकि बाद में ही और 3 यूनिवर्सिटी 4EU+ अलायंस में आ गए हैं। और आप इसका मिशन देख सकते हैं, टू डेवलप ए बैरियर फ्री एंड continuously deepening cooperation in education, research, mobility and innovation within the alliance। अच्छा, ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि इसमें ये अहम है कि ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी के रूप में ही 2019 से ही माना जाता है। हाँ, और ये साहित्य से संबंध है। 6 ग्रेजुएट्स हमारे विश्वविद्यालय के हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल गया, और इनमें से 3 साहित्य में। सबसे पहले हेनरिक शेनकेविच 1905 में, बाद में चेस्लाव मिलोश 1980 में और 2018 में ओल्गा टोकारचुक। बाकी आप देख सकते हैं, पीस मेनाहेम, बेगिन जोसेफ रोथब्लाट और इकोनॉमिक साइंस लेओनिद हुरविच। ये हमारे विश्वविद्यालय के उनको विश्वविद्यालय की उपाधि मिली वारसा से। हिंदी जगत में कुंवर नारायण का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। वे तो हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनको दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुदित किया गया है। वे भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश विदेश में वे बहुत लोगों के लिए अपने प्रिय कवि हैं। मुझे उनके अनुवादकों में होने का सौभाग्य मिला है। ये इस संदर्भ में भी जोड़ना चाहती हूँ कि अभी रटलेज द्वारा कुंवर नारायण के अनुवादों पर एक पुस्तक द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेटिंग कुंवर नारायण's पोएट्री
तैयार की जा रही हैं और हमारे बीच में एक संपादक है अपूर्व नारायण और ये पुस्तक इस वर्ष में प्रकाशित होने वाली है, ऐसी उम्मीदें हम करते हैं कम से कम जिन्होंने लिखा और जो संपादित कर रहे हैं। पहली बार 1955 में वर्षा आया था। वो रोमांचक अनुभव था। वहाँ न केवल पाब्लो नेरूदा और नाजिम हिकमत जैसे विश्वविख्यात कवियों से मिलना जो वहाँ उन दिनों आए हुए थे, बल्कि पोलैंड के भी अनेक युवा और वरिष्ठ कवियों से भेंट का स्थायी प्रभाव पड़ा। युद्धोपरांत का एक तहस नहस पोलैंड कई तरह की तीखी प्रक्रियाएं उकसाता था। राजनैतिक दृष्टि से 1945 में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तथा 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत की मुक्ति का मेरे अंतर्मन पर गहरा असर रहा। गांधी की सफलता तथा हिटलर के पतन में इतिहास के ऐसे दो चेहरे प्रतिबिंबित होते थे जिन्होंने हर देश का ध्यान अपने अतीत और भविष्य पर पुनर्विचार की ओर खींचा। इससे उस समय की विश्वव्यापी साहित्यिक ऊर्जा कभी परोक्ष तो कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती रही, पर सामान्यतः वो इस प्रच्छन्न विवेक के रूप में कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ यदि अनुशासित हों तो रचनात्मक हो सकती हैं, वही यदि अनियंत्रित छोड़ दी जाएं तो एक जंगली आग की तरह विध्वंसक हो सकती हैं। 1955 के बाद भी कई बार पोलैंड जाना हुआ। जिस तरह से एक विनष्ट देश ने अपने को पुनः संभाला और एक जीते जागते स्फूर्त देश में तब्दील कर लिया था, उससे ये विश्वास दृढ़ होता था कि अंततः एक उदार मानव विवेक का भी भविष्य है। अच्छा लेखन वही है जो हमारे अंदर इस भरोसे को पक्का करे कि मानवतावाद केवल एक आदर्श भावना मात्र नहीं, उच्चतम कोटि की व्यावहारिक बुद्धिमानी भी है। समय बीतने के साथ इस दूसरे वाले पोलैंड के साथ मेरा परिचय और भी घनिष्ठ होता गया। जैसे जैसे वहाँ के साहित्य को बेहतर जाना, उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतना को बेहतर पहचाना, साथ ही ऐसे अनेक विद्वानों से सीधे संपर्क जो हिंदी साहित्य पर शोध और अनुवाद कार्य कर रहे थे, स्वयं के लेखन को जानने के लिए भी एक नई दृष्टि देता था। मिलोश, रूजेविच, हेर्बर्ट और शिम्बोर्स्का आदि के मेरे अपने कुछ अनुवाद भी मेरे लिए एक नई तरह का काव्य अनुभव था। जैसे निजी अनुभवों का कविता में साधारणीकरण होता है, वैसे ही सामूहिक अनुभवों का कविता में निजीकरण भी होता है। ये बात जो मिलोश ने पिछले 2-3 दशकों की पोलिश कविता की पहचान के सिलसिले में हेर्बर्ट के बारे में कही थी, दरअसल एक सार्विक सच्चाई है जिसकी अनुगुंजें मेरी कविताओं में भी मौजूद हैं। हिंदी जैसी भाषाएं अपनी संस्कृति और इतिहास में पूरी तरह रची बसी भाषाएं हैं। अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद बहुत सहज नहीं बन पड़ता, लेकिन इस असहजता को भी अनुवादों में एक नई तरह का रचनात्मक अनुभव बनाया जा सकता है और इस तरह स्वयं अनुवाद की भाषा में भी एक नई तरह की सांस्कृतिक जगह का निर्माण हो सकता है। ये मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। मनुष्य स्वभाव की विविधता कई रूपों और कई भाषाओं में व्यक्त होती है और उन सबको किसी एक ही भाषा में समेटना मुश्किल है। फिर भी यही एक तरीका है जिससे एक भाषा की कविता दूसरी भाषाओं में पहुंच सकी है। मैंने दूसरी भाषाओं की कविताओं को मुख्यतः अंग्रेजी अनुवादों द्वारा जाना है और भी जाना है कि अनुवादित मूल के कुछ गुण जरूर छनकर अनुवादों द्वारा हम तक पहुंचते रहे हैं।
इस तरह अनुवाद की भाषा भी एक नई तरह की कविता के लिए जगह बनी। मेरी अनेक कविताओं में आज का जीवन यथार्थ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सीधे आया है। उनका अनुवाद अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन ऐसी भी अनेक कविताएं हैं जिनमें मैंने मिथक और इतिहास से संदर्भ लिया था ताकि जीवन को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा और समझा जा सके। नृशास्त्र, मिथक शास्त्र, इतिहास दर्शन, भाषा शास्त्र, जीवशास्त्र आदि क्षेत्रों में जो काम हुआ है वो विचारोत्तेजक ही नहीं, कल्पना को भी उकसाता है। इस अर्थ में भारतीय अतीत से मेरा जुड़ाव केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि पूर्णतः उदार अर्थों में वैश्विक रहा है। मेरी कविताओं में मानवता के अर्थ बहुत कुछ इतिहास के इसी जटिल और वैश्विक बोध से उत्प्रेरित हैं। इस तरह का जो आज आधुनिक और नया लगता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने अतीत को आज के संदर्भ में किस तरह पढ़ते हैं। बीते हुए यथार्थ से हम आज के यथार्थ के लिए क्या सबक निकालते हैं। कविता शायद इसी तरह हमारे मानवीय अंतःकरण तक पहुंचकर हमें ऐसे जीवन मूल्य दे सकती है जो जीवन रक्षक हों। मेरे लिए ये जानकारी सुखद है कि मेरी कविताओं का पोलिश अनुवाद प्रोफेसर दानुता स्ताशिक द्वारा किया जा रहा है। आशा बांधती है कि वे सफल होंगी, क्योंकि उन्होंने न केवल हिंदी भाषा और साहित्य को निकट से जाना है बल्कि भारतीय मिथकों पर भी महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है। पोलैंड के साथ संबंधों की श्रृंखला में इस एक और नई कड़ी का स्वागत। उनके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कुंवर नारायण, नई दिल्ली, नवंबर 2012। ये कवि की आवाज़। और आगे जैसे मैंने कहा, और इसका अनुवाद भी मिलता है उस संग्रह में, पाब्लो नेरुदा से एक भेंट, वर्षा 1955। और आप जो नज़दीक है तो शायद देख सकते हैं, लेकिन होटल ब्रिस्टल ऊपर लिखा हुआ है जिसका जिक्र हमें अभी मिलेगा। ध्यान से देख रहा हूँ वर्षा के ब्रिस्टल होटल में उस जगह को जो अब 50 वर्षों बाद बिल्कुल बदल गई है। तब वो होटल एक तबाह नगर का बचा खुचा वैभव था। सामने कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा वो व्यक्ति कहीं वही तो नहीं? हिम्मत की, पास जाकर हिचकते हुए पूछा, आप वही तो नहीं जो चाहता है कि पूरी पृथ्वी एक आवाज हो सबका, जिसमें कोई रह सके सकुशल और निशंक? एक दबी मुस्कान से चमक उठा नेरुदा का चेहरा। बैठो, एक प्याला चाय पियो मेरे साथ। क्या करते हो? कौन हो? कहाँ रहते हो? पढ़ता लिखता हूँ, भारतीय हूँ। कुछ देर के लिए वे डूब गए थे अपने में। क्या सोच रहे थे फकीर दार्शनिकों का देश? बोले, ओह, गांधी का देश। हमारे बीच एक मेज थी और चाय के 2 प्याले। बहुत सी बातें हुई। उन्हें घर लौटने के लिए एक उड़ान पकड़नी थी। भारत लौटते हुए एक उड़ान की ऊंचाई से देख रहा था मैं भी नीचे बिछी पृथ्वी पर छोटे छोटे घरों को, दूर दूर तक फैले एक से यथार्थ को। मैं नेरुदा से मिला था आधी सदी पहले एक युद्धाहत नगर में जो तेजी से लौट रहा था जीवन की ओर।
और ये आप देख सकते हैं, ये हाशिए का गवाह के संग्रह में 2009 में प्रकाशित हुई कविता। तो दोस्तों, आज हम सभी ने किताबों की जादुई दुनिया का आनंद लिया। ना सिर्फ हमने जानकारी ली बल्कि हमारी सोच को एक नई दिशा भी मिली। तो चलिए अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ नई दिल्ली की धड़कनों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखना मत भूलिए धड़कन दिल्ली की हर रविवार सुबह 9 बजे और शाम 5:30 बजे ओनली ऑन डीडी भारती। तब तक के लिए